साथियों, नम्रता का आप सभी को नमस्कार। मैं 2 पंक्तियों के साथ आज के जो कार्यक्रम है मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। टीचर्स ऑफ बिहार देखते-देखते अपना 2 साल पूरा कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। और इस कारवां में एक-एक इस टीचर्स ऑफ बिहार के इस खुले आसमां के एक-एक सितारे, जैसे शाम में अगर हम बैठते हैं तो एक-एक करके सितारे आसमां में आते जाते हैं और पूरा आसमां बिल्कुल जगमगा सा जाता है। ठीक उसी तरह टीचर्स ऑफ बिहार, बिहार के जितने भी हमारे शिक्षक हैं, वो खुले आसमां में एक-एक सितारों के जैसे हैं और आपके साथ और आपके सहयोग से हमारा ये 2 साल पूरा हो गया और ये पूरा जो हमारा जहां है, बिहार का शिक्षकों का जहां, ये जगमगा रहा है। और हमारे द्वितीय वर्षगांठ यानी कि टीचर्स ऑफ बिहार के द्वितीय वर्षगांठ पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत मैं नम्रता कर रही हूँ टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से। दोस्तों, कहते हैं कि जब दूसरी वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और वो यूं ही चला जाए और कुछ विशेष ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। टीचर्स ऑफ बिहार हमेशा से अपने शिक्षकों के लिए, चूंकि आपके साथ ही हमारा ये सफर है, ये चलता रहता है, आपके लिए कुछ खास लाता है और आप इसको खास बनाते हैं। तो इसी कड़ी को हम लोग जारी रखते हुए जो हमारा द्वितीय वर्षगांठ का जो सप्ताह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, उसको खास बनाने के लिए हमारे बीच, उसके पहले मैं कुछ आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर ऊर्जा ना मिले तो हम आगे का जो कारवां होता है, सफर, उसको जारी रखने में थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। तो उस ऊर्जा को, उस शक्ति को बनाने के लिए आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत आने वाले हैं, चूंकि आप सब जान रहे हैं, और वो मौजूद होंगे और हमारा टीचर्स ऑफ बिहार का जो ये द्वितीय वर्षगांठ का जो ये सप्ताह है, वो यूं ही और भी बहुत उसमें रोशनी और ज्यादा आने वाली है। तो मैं उनके ही कुछ पंक्तियों के साथ उनसे रूबरू मैं आपको करवाऊंगी। तो आपका कहना है कि मेरा जो जन्म है वो राष्ट्र के सेवा के लिए ही हुआ है, मेरा जो जन्म है वो एक मिशन है, ये कर्तव्य, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा एक मिशन है और मेरा विश्वास है कि मेरा जन्म मानवता के सेवा के लिए कार्यरत है और हुआ है। और मुझे अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम है और मैं अपने मृत्यु से पहले अपने देश, अपने भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता हूँ। जी, मैं और किसी के बारे में बात नहीं कर रही है, ये नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, सानी नहीं है। हमारे बीच वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित गुरु पवन सिन्हा जी, जिन्हें हम गुरुजी के नाम से जानते हैं और आप सब भली भांति जानते हैं, वो हमारे बीच आने वाले हैं। मैं चाहूंगी कि मुस्कुराहट के साथ हम सब उनका स्वागत करें। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे टीचर्स ऑफ बिहार के जितने भी हम शिक्षक हैं, सबके तरफ से आपका इस टीचर्स ऑफ बिहार के प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुरुजी, चूंकि हम लोग टीचर्स ऑफ बिहार एक पायदान से दूसरे पायदान पे जाके आज हम लोग द्वितीय वर्षगांठ इसका मना रहे हैं और आपके आने से टीचर्स ऑफ बिहार पूरे शिक्षकों के लिए आपकी गरिमा में उपस्थिति जो है, ये हमारे लिए और 4 चांद लगा रहा है। मैं गुरुजी के बारे में आप सबसे कुछ इनके बारे में कि इनकी शिक्षा और ये कितना शिक्षा और शिक्षकों के लिए इनका क्या योगदान है, मैं आपसे बताना चाहूंगी। आप सभी जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी दर्शक हैं टीचर्स ऑफ बिहार के, मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगी। आप प्रोफेसर भी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और ये पढ़ाते भी हैं। इन्होंने शिक्षा के अधिकार, मानवाधिकार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में कई आयाम हासिल किए हैं, कई कार्य किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई शिक्षा नीति की जो नींव तैयार हो रही थी, उसमें गुरुजी की भी भूमिका काफी रही है, इवन अग्रणी रही है। इनके विचार भी कई इसमें शामिल है। ये एक मोटिवेटर है, ये एक दार्शनिक है, ये एक लेखक है। आप इनकी कई किताबें, शिक्षा, शिक्षकों, बच्चों से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। ये एक गुरु है, हम सब जानते हैं। और सबसे जो अहम है वो ये शिक्षाविद है। और
साथियों, इनका जो शोध का विषय रहा है वो भी शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन रहा है। और इससे बड़ी बात और हम शिक्षकों के लिए क्या हो सकती है, हमारे बीच में अब आप समझ सकते हैं कि कौन आया है। और गुरुजी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जैसे उसमें सबसे अहम है वो है महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से इनको सुशोभित किया गया है। और गुरुजी, जिनके गुरु ही विवेकानंद हो और उनके विचारधारा पे वो चलते हैं, तो मैं इनके बारे में अब क्या कहूँ। गुरुजी, बात ये है, चूंकि बिहार हमेशा से, अगर इसके इतिहास को हम देखते हैं तो इसमें बुद्ध है, इसमें महावीर है, इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय है, इसमें चाणक्य है, इसमें गुरु नानक है। लेकिन आज बिहार के शिक्षक ये जो अपनी प्रतिष्ठा है वो कहीं खोते जा रहे हैं। हमेशा हमें कटाक्ष का सामना करना पड़ता है और शिक्षक कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से कर्तव्यों पे तो वो चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो दुखित रहती है। तो आपसे बेहतर मुझे लगता है कि गुरु पद की जो गरिमा है इसके बारे में ना कोई समझता है और ना कोई समझा सकता है। और आज शिक्षक के जो तत्व होने चाहिए उस पे आप प्रकाश डालेंगे गुरुजी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर शिव जी और डॉक्टर नम्रता जी, धन्यवाद। और आपने मुझे इस बड़े विशिष्ट मंच पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। बात मैं शुरू करूं उससे पहले ये जरूर जानना चाहता हूं कि मुझे कितने समय तक बोलना है? गुरुजी, हमारा समय 1 घंटे का आपके लिए बिल्कुल है और मेरे ख्याल से बिल्कुल ये हीरो के जैसा हमारे लिए काम करने वाला है। जी जी, तो थोड़ा समय मैं लूंगा 1 घंटे में से और थोड़ा हम लोग संवाद करेंगे। जी जरूर। जो जहां बात आपने छोड़ी मैं वहीं से शुरू करता हूं। आपको द्वितीय वर्ष जो सफलतापूर्वक आप लोगों ने अभी तक तय किया है, तो मैं उसकी बहुत सारी बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके द्वारा ये कार्य यूं ही चले और आगे बढ़े और बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करें। दरअसल पूरे समाज में ही डिजेनरेशन हुआ है और हर क्षेत्र में हुआ है। पूरा समाज एक दूसरे से लड़ने को उतारू है, पूरा समाज एक दूसरे पर शक करता है, पूरा समाज एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखता है, पूरा समाज एक दूसरे को नापसंद करता है। पूरा समाज इस बात से पीड़ित है कि कार्य नहीं हो रहे समाज में। पूरा समाज इस बात से पीड़ित है, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, पूरा समाज इस बात से पीड़ित है और इसकी शिकायत भी करता है कि समाज में काम नहीं हो रहे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर वर्ग, जिसका जो भी प्रोफेशन है, सभी किसी ना किसी किस्म के डीजेनरेशन से गुजर रहे हैं और उसी से वह परेशान भी हैं। एक वक्त होता था जब मैं विश्वविद्यालय में आया ही था तो हम सोचते भी नहीं थे कि टीचर्स का कोई अटेंडेंस रजिस्टर बनेगा। स्टूडेंट्स के लिए होती थी अटेंडेंस, लेकिन फिर टीचर्स के लिए भी उसी को मान्यता दी गई। यद्यपि हमारे यहाँ टीचर्स ने बहुत रेजिस्ट किया तो चीजें डाइल्यूट हुई, लेकिन कुछ हद तक। और एक वक्त वह भी आया जब बायोमेट्रिक्स जैसे बाकी दफ्तरों में होती है वैसे ही टीचर्स के लिए भी सोची जाने लगी। तो समाज का हमारे प्रति और हमारा समाज के प्रति दोनों ही लोगों के नजरिए में परिवर्तन आया है। कमिटमेंट लेवल में भी परिवर्तन आया है, इस रेस्पेक्ट लेवल में भी परिवर्तन आया है। और इसके लिए केवल टीचर्स दोषी हैं ऐसा नहीं है।
पूरा सिस्टम ही दोषी है। और केवल टीचिंग के लिए ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं है, सभी के लिए हुआ है, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो लीगल सिस्टम हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम हो, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप हो, सभी के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए है। तो लेकिन फिर भी हमारे सामने एक चैलेंज जो बहुत नपे तो एक शब्द में आप लोगों ने दे दिया है, शिक्षकत्व। ये शब्द अपने आप में मानिए दुनिया समेट ले रहा है। शिक्षक शब्द का अर्थ व्यापक नहीं है, बहुत सीमित है, लेकिन शिक्षकत्व का जो अर्थ है, टीचिंग हुड, ये बहुत बहुत व्यापक है। A person may not earn through teaching, yet he be a teacher because of his virtues as a teacher. मेरी निगाह में टीचर इज नेक्स्ट टू द गॉड। भगवान ने आत्मा दी, शरीर दिया, लेकिन चरित्र का निर्माण वह शिक्षक कर रहा है। He may be paid for this, he may not be paid for this. There are so many people I have met in the society who are not paid teachers, but they are working very meticulously and wonderfully. और वह हृदय से शिक्षक हो चुके हैं, हृदय से। और उनकी एक शिक्षक के रूप में बड़ी रिस्पेक्ट है। तो शिक्षक तो जो है ये एक वर्च्यू को डिनोट करता है, ये एक एडजेक्टिव है। और शिक्षक एक पर्सन है। पर्सन विदाउट वर्च्यू हैज नो मीनिंग। तो जितने भी ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास टीचर होने का गुण नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी मीनिंग। लेकिन आज भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास टीचर होने का कमिटमेंट है, टीचर होने के वर्च्यूज हैं, दे आर स्टिल रिगार्डेड। समाज का हमारे प्रति जो नजरिया आज है, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का परिणाम है, बहुत बड़े षड्यंत्र का परिणाम है। और ये षड्यंत्र शुरू हुआ है 1857 से, जितना मैं समझ पाया। 1857 की जो क्रांति थी, इसने भारत के बारे में एक परसेप्शन ही बदल दिया था। और भारत में महते परिवर्तन हुए, पूरी व्यवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो गया। अंग्रेजों की हमारे प्रति सोच में परिवर्तन होना शुरू हो गया। सोसाइटी के अंदर जबरदस्त डिवीजन होना शुरू हो गया। और ये डिवीजन कोई एक जगह नहीं हुआ, ये डिवीजन सब जगह होना शुरू हुआ। इसीलिए जो 1857 है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसने इस देश के स्वरूप में परिवर्तन की बुनियाद रखी। और इसमें से ज्यादातर परिवर्तन अच्छे नहीं थे। दरअसल हुआ क्या कि 1857 में जो क्रांति हुई, और जब ये पता चला कि इस क्रांति के प्रणेता कौन थे, तो ज्यादातर आचार्यगण ही उसके प्रणेता निकले, संत उसके प्रणेता निकले, शिक्षक उसके प्रणेता निकले। स्कूल कॉलेजेस में शिक्षकों ने विद्यार्थियों के भीतर देश प्रेम भरना शुरू कर दिया था। गुरुकुलों में आचार्यों ने अपने शिष्यों के मन में वह प्रेरणा भरनी शुरू कर दी थी। तो आप सोच कर देखिएगा, कितनी मजबूत कौम है शिक्षक की,
कितनी मजबूत कौम है। हमारे जो कोलोनाइजर्स थे या जो हमारे यहाँ इन्वेडर्स थे, चाहे वो मुगल रहे हो, अरब रहे हो, शक रहे हो, हूड रहे हो, अफगानी रहे हो, यूनानी रहे हो, हमखानी रहे हो, और या फिर सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग रहे हो, और या फिर बैक्टीरियन कंट्री के लोग, बैक्टीरियन रेस के लोग रहे हो, अलेक्जेंडर वगैरह, और या फिर वह डच रहे हो, पुर्तगीज रहे हो, फ्रेंच रहे हो, अंग्रेज रहे हो, जितने भी हमारे यहाँ आक्रमणकारी थे, उसमें अंग्रेज बहुत इंटेलिजेंट थे और उड़ती चिड़िया के पर गिनते थे। और ये लोग समझ गए थे कि भारत के शिक्षक को जब तक हम चुप नहीं बिठाएंगे, यह हमारा राज्य कायम नहीं होने देगा। कहीं राजा के सलाहकार के रूप में, कहीं शिष्यों के गार्जियन और आचार्य के रूप में, कहीं विद्यार्थियों के शिक्षकों के रूप में, यह लगातार अपनी संस्कृति को उठाने की कोशिश करेगा, अपने गर्व को प्राप्त करने की कोशिश करता रहेगा और जनता को हमारे खिलाफ भड़काता रहेगा। 1857 के उपरांत यह इंस्टीट्यूशन अंग्रेजों की निगाह में चुभने लगा और उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की। वो तब तक भारत के समाज को बहुत गहराई से समझ चुके थे और ये जान चुके थे कि भारत का समाज भावुक किस्म का समाज है और भारत का समाज बड़े विशाल हृदय से किसी भी अन्य संस्कृति के लोगों को अपने हृदय में स्थान दे देता है। और भारत का समाज न केवल स्थान देता है बल्कि अभावगत भी करता है, अपनी कॉस्ट पर अभावगत करता है। अपने जमीन पे सो जाएगा लेकिन यह आगंतुक को चारपाई पे सुलाएगा। उसके लिए अपने लिए भोजन नहीं होगा या फिर उसका जो बच्चा है वो भले कम भोजन पावे, लेकिन अतिथि देवो भव का सिद्धांत मानते हुए वह हर हालत में अपने अतिथि को भोजन कराएगा। यह वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने एक बड़ी गहरी चाल खेली जो मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जिसे हम समझ नहीं पाए और आज तक नहीं समझ पाते। ये युद्ध दुनिया के बहुत सारे देशों में खेला गया, जर्मन में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया में यही पैटर्न ऑफ वॉर रहा, उसके साथ साथ क्यूबा में, रशिया में, चाइना में। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये एक बाकायदा सिस्टम है वॉरफेयर का, और उन्होंने इसे भारत के अंदर खेलना शुरू किया। और मैं ये बात कहने में झिझक महसूस नहीं करता, दुख जरूर महसूस करता हूं कि वो सफल रहे। वो हमें ये बताना उन्होंने शुरू कर दिया कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और जिन ऋषि मुनियों की आप बात करते हैं उन्होंने थोड़े से फीबल लिटरेरी प्रिंसिपल्स आपको दिए हैं, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाई उन्होंने नहीं कराई है। उन्होंने हमारे गर्व को तोड़ना शुरू किया और इसमें वो सफल रहे। और उन्होंने संत वर्ग को, आचार्य वर्ग को ये बार बार कहना शुरू किया कि ये अनुपयोगी है, दे आर वर्थलेस पीपल, दे ईट योर मनी। ये पोंगा है, ढोंगे, ऐसे ऐसे करके नाम उन्होंने देने शुरू कर दिए। और जो सब्जेक्ट टीचर्स थे उनके लिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इफ यू आर नॉट literate in English language and British system, then you are unscientific and you do not have any meaning. और इतने बीच में उनकी मिशनरीज लगातार हमारे गांव में काम कर रही थी, यद्यपि साइंस वहां भी नहीं थी, लेकिन वो इस प्रकार से प्रभाव जमा पा रहे थे अपने अपने धनाढ्य होने के कारण से या अपनी बंदूकों के जोर पर
कि लोग उनसे प्रभावित होते चले गए। उन्होंने स्कूल्स खोले, उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले और हमारे भोले भाले लोगों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। यह शुरुआत हुई 1857 के बाद से और बड़ी विगरसली ये चीज समाज के अंदर पर सर्कुलेट की गई कि भारत के शिक्षक यदि वह अंग्रेजी पद्धति से पढ़े लिखे नहीं है तो वह अवैज्ञानिक है और भारत के पास विज्ञान का कोई इतिहास नहीं है और भारत के बाकी लोग जो शिक्षा देते हैं वह सारे लोग ढोंगी हैं, चोर हैं, अवैज्ञानिक हैं, कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ एक भाषा बोलते रहते हैं, इसके अतिरिक्त वो और कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा उन्होंने पोर्ट्रे करना शुरू किया। समाज धीरे 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 उनके बार बार बोले जाने वाले झूठ को सत्य मानने लगा और आज तक सत्य मानता है। उन्होंने गुरुकुल सिस्टम ही तोड़ दिया, गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया। उन्होंने एक ऐसा वर्ग उत्पन्न किया, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने एक ऐसा कम्युनिस्ट वर्ग उत्पन्न कर दिया, क्योंकि मार्क्स इंग्लैंड रहता था, तो ऐसा एक वर्ग यहां उत्पन्न कर दिया जिसके लिए धर्म का कोई अर्थ ही नहीं था और उन्होंने पूजा पाठ को यानी रिचुअल्स को धर्म के रूप में बताना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे ही बीच के लोग थे, उनका साथ वो लोग देने लगे और रिचुअल्स हमारे लिए धर्म बन गया। और जो असली धर्म था, जिसके आधार पर हम एक सॉफ्ट पावर इनहेरिट करते थे, जिसके आधार पर हम विश्व गुरु थे, वह चीज डाइल्यूट हो गई। विश्व गुरु हम थे हर्षवर्धन के, बल्कि विक्रमादित्य और भोज तक के समय तक हमारी स्टेटस थी विश्व गुरु की। 971 के बाद ये डाइल्यूट होनी शुरू हुई है और वो भी बहुत ग्रेजुअली और पूरी तरह आज भी नहीं खत्म हुई। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है, टीचर्स की जो कम्युनिटी है, आचार्यों की जो कम्युनिटी है, उसके बीच में भेद पैदा कर दिया और शिक्षक खुद बढ़ गए। जो हिंदी पढ़ा रहा है शिक्षक, अरे हिंदी का टीचर है। संस्कृत पढ़ा रहा है, ओहो विप्र ब्राह्मण। अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ओह ही टीचर्स इंग्लिश। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा रहा है, ओह टीचर ऑफ साइंस, साइंटिस्ट है वो। सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है, पता नहीं वो समाज का कुछ कुछ बोलते रहते हैं। इस प्रकार से हम ही लोगों ने अपने अंदर उतने प्रेजुडिसेस भर लिए कि हमारे भीतर ही बहुत सारे लोग मनोबल को तोड़वा बैठे, उनका मनोबल टूट गया। जिस समाज में शिक्षक का मनोबल टूट जाएगा, उस समाज का मनोबल टूट जाएगा, और जिस समाज के शिक्षक का मनोबल रहेगा, वो समाज हम विश्वगुरु बनेगा। उसके बाद अंग्रेज गए, लेकिन वो अपना रेक्टेपिज्म छोड़ गए। अंग्रेज गए, लेकिन जो स्टील फ्रेमवर्क ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो छोड़ गए और हमने उसको एज इट इज कंटिन्यू कर दिया। और ये इसका कारण, ये उसकी वजह से टीचर्स के ऊपर जो कल्पनीय भी नहीं है, टीचर्स के ऊपर जो ऑफिसर्स आकर बैठने लगे, उन लोगों ने इस प्रोफेशन की इज्जत तार तार कर दी और उसके साथ साथ इस प्रोफेशन में काम कर रहे लोगों को हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कितने ही टीचर्स मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, रिटायरमेंट के बाद वह टीचर्स अकाउंटेंट्स के सामने मेरी पेंशन बना दो करके हाथ जोड़ते घूम रहे या रिश्वत दे रहे। टीचर ऐसा कर सकता है कहीं, या किसी समाज में अगर टीचर का यह हाल हो रहा है, तो उस समाज के अंदर परिवर्तन कैसे होगा? जी। हमसे बेहतर रहा ईरान, हमसे बेहतर रहा सेंट्रल एशिया, वहां आज भी फ्रंट सीट पे, इवन मिडिल ईस्ट में
फ्रंट सीट पर अगर ब्यूरोक्रेट कोई बैठा है और एक टीचर आ जाता है तो ही विल वैकेट हिज सीट एंड आस्क टीचर टू सिट इन। ये रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि टीचिंग इज ऑल्सो अ 24 आवर जॉब। और इस ब्यूरोक्रेसी ने एक और बहुत बड़ा तमाशा किया, और वो तमाशा ये किया कि हम टीचर हैं लेकिन हमारा प्रमोशन रिसर्च बेस्ड पर होता है। हमारे रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हुए हैं, इस पर हमारा प्रमोशन हो रहा है। हम क्या पेडागोजी इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम के अंदर, हम में से कितने लोगों के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, हमने कितनी किताबों में आर्टिकल्स दिए। इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि रिसर्च पेपर लिखें, पीएचडी करें, पोस्ट डॉक्टरेट करें या क्लास लें। हमारा प्रमोशन, ये भी मेरे ख्याल से भारत में एक लौता ऐसा प्रोफेशन होगा जहां के लोगों का प्रमोशन उस आधार पर नहीं होता है जिसके लिए उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। देखिए क्या त्रासदी है। और फिर हमसे एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि हम इस समाज का चरित्र का निर्माण करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर वो लोग बैठे हैं जिनके चरित्र के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हम उन्हीं का चरित्र ठीक नहीं कर सकते, वो हमारे चरित्र खराब कर देंगे। कलम की पावर उनके पास। तो फिर हम कैसे अपना काम करें, हम कैसे अपने कमिटमेंट में, इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम डिफेंडिंग टीचिंग कम्युनिटी in toto. I'm not talking about an association member, like an association member. I'm talking about a teacher. I'm talking like a teacher. I'm sharing the pathos of a teacher. Absolutely. इसीलिए ये कम्युनिटी अपने देश को उन ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकी जितनी ताकत इस कम्युनिटी के अंदर आज भी है। तो 1857 की क्रांति के उपरांत बहुत सारे परिवर्तन अर्थव्यवस्था में भी हुए, समाज में भी हुए, कृषि व्यवस्था में भी हुए, शिक्षकों के साथ भी, गुरुकुलों के साथ भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। 14 अगस्त 1947 तक भी सब ठीक था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद तो परिवर्तन किए जा सकते थे। गांधी जी ने 1937 में एक बात कही थी, गांधी जी लगातार उसके बाद वो बात कहते रहे। हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को पूजते हैं, उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा और शिक्षक के लिए वो जो बात कहते हैं, क्या हम उसको फॉलो करते हैं? क्या ऋषि अरविंदो को फॉलो करते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती को फॉलो करते हैं? कितने और सूफीज हैं जिन्होंने जिनको उस्ताद हम लोग कहते हैं, उन्होंने खानकाह में बैठकर कितनी अच्छी अच्छी बातें की, क्या हम उनको फॉलो करते हैं? नहीं, क्योंकि सिस्टम्स वो फॉलो किए जाते हैं इस देश में जो ब्यूरोक्रेसी कहती है। ब्यूरोक्रेसी कभी भी आपको पैरेलल नहीं आने देगी, ये उसकी एक सोच होती है। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, बट दे आर मेड फॉर लुकिंग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इसका फाइनेंस पार्ट, इसका एग्जीक्यूटिव पार्ट, ये टीचर्स के द्वारा देखा जाना चाहिए। लेकिन एक वाइस चांसलर भी आप देखें जो होता हम में से एक है, हालांकि उसमें भी अब बाहर से बहुत लोग आने लग गए हैं, वाइस चांसलर जो हम में से एक होता है, उसके साथ भी ब्यूरोक्रेसी बिठा दी जाती है और हम लोग उन चीजों को नहीं समझ पाते। उन फाइनेंस न्यूसांस को हम नहीं समझ पाते। हमारा सोचने का ढंग अलग है क्योंकि हम टीचर हैं। अगर हमारा सोचने का ढंग अलग नहीं होगा तो हम टीचर नहीं हो सकते। इसीलिए टीचर जो एक बहुत बड़ी क्रांति आज भी इस देश के अंदर कर सकते हैं और की है, इतने लिमिटेड रिसोर्सेस के बाद, इतने सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स के बाद भी टीचर्स ने इस देश के अंदर, चाहे वो गुरु रूप में हो, आचार्य रूप में हो या वो सब्जेक्ट टीचर के रूप में हो, उन्होंने इस देश में बहुत बड़ी क्रांतियां की हैं, बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, आज भी कर रहे हैं, पूरे देश के टीचर्स कर रहे हैं। हाँ, 100 प्रेरणा से कर रहे हैं। उनका अपना जुनून है, वो उससे कर रहे हैं, वो किसी गाइडलाइंस के तहत नहीं कर रहे हैं।
तो हमें इतिहास को बहुत बारीकी से यहां समझना होगा। कास्ट स्ट्रक्चर ने भी इस सिस्टम को उस वक्त में बहुत नुकसान पहुंचाया था। शिक्षक, जैसा मैंने अपनी बात के शुरू में कहा, धरती पर भगवान के बाद उसका स्थान होता है, उसका स्थान माना गया है, क्योंकि वह चरित्र का गठन करता है, मनुष्य का निर्माण करता है। मनुष्य के निर्माण में फॉर्मल क्लासरूम्स अनुपयोगी हैं। फॉर्मल क्लासरूम्स सब्जेक्ट का विकास करते हैं, लेकिन मनुष्य का निर्माण फॉर्मल क्लास में नहीं होता। उसके लिए समय चाहिए और एक्स्ट्रा समय टीचर्स को मिलना चाहिए या उन्हें देना चाहिए। और वहां पर वो सभी शिक्षक जिन्हें जल्दी से क्लास लेकर भागने की जल्दी होती है, फेल हो जाएंगे। Social contribution is an essential part or should be an essential part of our services. हमारा समाज के निर्माण के लिए क्या योगदान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक का समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। वो उसके लिए तनख्वाह पा भी रहा है तो ठीक है, नहीं पा रहा है तो भी ठीक है, लेकिन उसे समाज में निर्माण करना है। मान लीजिए तनख्वाह हमें क्लास की मिल रही है केवल, लेकिन फिर भी हमारा कहीं ना कहीं दायित्व तो बनता है समाज के निर्माण में अपना योगदान देना, जिसे समाज सेवा कह दिया जाता है। उससे भी कुछ और आगे जाके समाज का निर्माण हमें करना होगा, तब रिस्पेक्ट आएगी। पैसा तो आने लगा 6 पे कमीशन से ही, 7 के बाद और बढ़ा, आगे भी और शायद बढ़े, लेकिन रिस्पेक्ट तब आएगी जब समाज के निर्माण में हमारा योगदान होगा, महती भूमिका होगी। हायर एजुकेशन के लेवल पर हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ बड़े इनफॉर्मल रिलेशंस नहीं होते हैं। बहुत थोड़े से शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें टीचर्स डे पे कार्ड्स मिलते हैं या अप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप ही नहीं हो पाती। हम रिसर्च की बातें करते हैं, हम सैलरीज की बातें करते हैं, हम इंक्रीमेंट्स की बातें करते हैं, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की पेडागोजी की बात नहीं करते हैं। ये हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना होगा कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाया जाए, क्लासरूम बिहेवियर हमारा कैसा हो, हम उसकी बात नहीं करते हैं। चलो आज एक क्लास पेड़ के नीचे बैठकर ली जाए और उसके लिए हम प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेंगे कि आई एम इन द क्लास, मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूं लेकिन मैं क्लास ले रहा हूं। और वहां जाकर बच्चे को सोशियोलॉजी समझाएं, लिटरेचर समझाएं, वहां जाकर बच्चे को साइंस समझाएं। हम कॉन्टेक्ट पीरियड से डर के नहीं भागें, बल्कि कॉन्टेक्ट पीरियड में बच्चों के साथ बैठें, क्योंकि हमें उसका निर्माण करने के लिए उसके साथ बात करना जरूरी है। वो क्यों खुश है, वो क्यों दुखी है, उसको इमोशनल सपोर्ट देना जरूरी है। वी डू टॉक अबाउट SQ, वी डू टॉक अबाउट IQ, वी डू टॉक अबाउट EQ, लेकिन हमारी रूटीन में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता। मैं 10% टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी रूटीन में रिफ्लेक्ट होता है, 90% टीचर्स की जिंदगी में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। बस घर भागना है, किसी को घर भागना है, फटाफट ये बनाना है, वो खिलाना है, किसी को घर भागना है कि अब मुझे इससे बात करनी है, उस पार्टी वाले से बात करनी है, भला काम करना है। अगर हम अपने वर्क प्लेस पर उपयुक्त समय नहीं देंगे, जो जिसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी हमें वहां बैठना चाहिए। अगर हम सोशल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वी हैव टू सिट एंड गिव टाइम टू आवर स्टूडेंट्स, जिनकी बदौलत हम हैं, तभी हमें प्रेस्टीज मिलेगी, अदरवाइज हमें प्रेस्टीज नहीं मिलेगी। तनख्वाह तो मिल जाएगी, प्रेस्टीज नहीं मिलेगी। तो टीचिंग हुड एक मैं अगर उसको समराइज करने की कोशिश करूं तो हु इज अ टीचर?
Teacher is an intelligent person. Teacher is a diligent person. Teacher is a saintly person. Teacher is innovative person. Teacher is a person who discovers, who invents. Teacher is a person who has direct relation with what is happening in the society, is an aware person. जागरूक है वो। और अगर हम हर वक्त यही सोचे तो ये इसका तनख्वाह नहीं, उसका तनख्वाह नहीं, उसका तनख्वाह नहीं, तो ठीक है, फिर तो हम वैसे ही ट्रीट होंगे जैसे दुकानदार ट्रीट होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं कभी इस विषय पर बात करता हूं तो देता हूं कि एक बार ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन लेट हो गई। पेंट्री वाले ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी थी। ट्रेन लेट हो गई, खड़ी थी वो किसी कारणवश पटरियों पर, और दूर दूर तक वहां खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। कुछ बच्चे उस कूपे में बैठे हुए रोने लगे। वो दूध चाहते थे, छोटे बच्चे थे। कंडक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि हम इसके ज्यादा नहीं करेंगे, हमको गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट बता गया हमको। ही अर्न्ड मनी, नॉट अवर रिस्पेक्ट। दूसरे व्यक्ति से जो कैटल वगैरह लेके जाते हैं, चाय पिलाते हैं, ये सब करते हैं, उससे कहा, उसने कहा हम नहीं दे सकते, कॉन्ट्रैक्टर ने मना किया हुआ है। He earned money, not our respect. फिर एक और आया जो हमारे जो छोड़े हुए बर्तन होते हैं, झूठे बर्तन जिन्हें हम सामान्यतः कहते हैं, वो कलेक्ट करके ले जाता है। उससे बात हुई, उसने कहा मैं करता हूं इंतजाम। 15-20 मिनट बाद दो एवरीबडी वाज सेइंग अरे कौन करेगा, कौन आएगा, देखा जाएगा, और माए बच्चे को बहलाने में लग गई। But he appeared suddenly after 15-20 minutes with milk. बच्चों ने दूध पिया। That person earned the money, but with respect. और मैं उस व्यक्ति का चेहरा और नाम आज तक नहीं भुलाऊं, जबकि इस बात को अनेक वर्ष हो चुके हैं। तो हम टीचर्स वैसे नहीं हो सकते कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये इतने आवर्स की ड्यूटी है, बस इसके अलावा कोई मतलब नहीं। हम नहीं हो सकते। हमारा, अगर हम कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम गुरु हैं, हमारी समाज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हमें समय देना पड़ेगा, जो हम नहीं देते। तो सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता समाज में, हम भी सबके हिसाब से नहीं चलते हैं। सब कुछ मेरे हिसाब से कैसे हो जाएगा? अगर मुझे रास्ते में कोई बच्चा मिल गया है और मेरे पास समय है तो मैं उसको समय दूं, और नहीं है तो मैं उससे कह दूं कि ठीक है, मैं इस समय आपसे बात करता हूं। लेकिन अगर मैं उस वक्त उस बच्चे को संभाल लूंगा, उसका कोई प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, तो ना जाने समाज को कितना बड़ा ज्योतिपुंज मिल जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ओढ़नी पड़ेगी, और तभी मेरे अंदर टीचर सुधारेगा। तभी शिक्षक जो शब्द ये ढूंढा है, मैं बड़ा विभूत हूं। बार बार इस शब्द को जब भी मैं उच्चारित कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। तब हमको पता चलेगा कि हम कौन हैं, हमारी क्या वैल्यू है। और जब 50% टीचर्स भी ऐसा करने लगेंगे, तब स्थितियां बदलने लगेंगी। तो मैं ये मानता हूं कि ब्यूरोक्रेसी सही नहीं कर रही। मैं ये मानता हूं, 100% मानता हूं कि पॉलिसीज हमारे हक में नहीं है। बहुत सारे टीचर्स को ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसके लिए वो नहीं बने हैं। ये मैं मानता हूं कि उनको बहुत ज्यादा इधर उधर बिजी रखा जाता है। सब चीजों के बावजूद मैं ये भी मानता हूं कि मुझे मेरा अस्तित्व मेरे व्यवहार से मिलेगा। हम अपनी सोसाइटी जहां हम रहते हैं, वहां पर नहीं होता, कभी कभार हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है,
और बच्चों को हम, घर के बच्चों को हम बताते हैं, जब वो हमसे मना करते, क्यों जा रहे हो, कह रहे नहीं, समाज के लिए खड़ा होना पड़ता है। बट व्हाई नॉट वी शुड फॉलो द सेम फॉर अवर प्रोफेशन। सो टीचर is not only a commercial being. Teacher is also a guru जो अंधकार को समाप्त करता है, चाहे वो विषयगत अंधकार हो, चाहे वो भावगत अंधकार हो। और तब स्टूडेंट हमें आकर जुड़ता है। सारे स्टूडेंट्स भी एक से नहीं होते, ये भी मैं मानता हूं। विद ऑल प्रैक्टिकलिटी, with all pragmatism on my part, I want to reiterate that despite all odds, we'll have to perform our own duty. And we have to come to a juncture where nobody asks us to perform our duty. If we want that society must respect me, then I should not commit the mistakes so that bureaucratic control or political control penalizes me. मैं मीमों के डर से कोई काम ना करूं, तब तो मैं गुरु हूं। और अगर मैं मीमों के डर से कुछ करता हूं तो मैं गुरु नहीं हूं, शिक्षक भी नहीं हूं। तो जो शिक्षकों के साथ आज हो रहा है, एक बहुत लंबे ऐतिहासिक षड्यंत्र का परिणाम है। हम इससे लड़े हैं, हमने चीजों को बेहतर किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें चीजों को आगे और बेहतर करना है। और पैसा तो मिलने लगा, लेकिन अभी इज्जत कमानी है। पैसा कम नहीं मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। यूं तो पैसा तो देखिए, अभी स्टीव जॉब्स के पास भी कम है, जॉब्स के पास भी कम है। स्टीव जॉब्स के पास भी पैसा कम है, अभी बहुत कम है, गरीब है वो, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाहता है फ्यू थाउजेंड करोड़ के, वो नहीं कर पा रहा है। अंबानी साहब और अडानी साहब में भी पैसा भी ज्यादा कहाँ हो पाया, पैसे की तो कोई लास्ट पॉइंट है ही नहीं। लेकिन जो मिल रहा है वो कम नहीं है। हम लोग विद रिस्पेक्ट, सो फॉर मनी इज कंसर्न, हम लोग रिस्पेक्ट से रह सकते हैं। हमारे 2 पीढ़ी पहले के लोग टीचर, अरे उसे क्या कहना, उस पर पैसा नहीं होगा, ऐसा बोलते थे। आज तो हम बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं। तो हमारे पास अब जो हमें कमाना है वो रिस्पेक्ट कमानी है। ये वो समय है जब 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज यंग पॉपुलेशन, और इस वक्त हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे तो हम अपने घर के बच्चों के साथ साथ हम समाज के बच्चों को भी सुधार कर, उनके चरित्र का निर्माण करके, उनके व्यवहार का निर्माण करके अपने देश को, अपने समाज को बहुत बड़ा बना सकते हैं। और उसके बाद हम जो रिस्पेक्ट कमाएंगे, कई पीढ़ियों तक वह रिस्पेक्ट चलेगी। जैसे हम हमारे दादा के समय के टीचर्स को याद करते हैं, उनको भी तो वैसे याद करेंगे। मुझे इस मंच पर आप लोगों ने स्थान दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का। और आपको मैं पुनः बहुत सारी बधाई देता हूं 2 वर्ष पूरे करने की, और पुनः धन्यवाद देता हूं यहाँ पर जितना सभी लोग जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं। ईश्वर आपकी शिद्दत को बनाए रखे और आप लोग इस देश के लिए, समाज के लिए, इस देश के बच्चों के लिए और खूब बड़ा कार्य कर पाए। गुरुजी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और कि आप हमारे बिहार के शिक्षकों के लिए और इतना समय निकाले हमारे लिए, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। गुरुजी, हमारे जो शिक्षक जो आपको सुन पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं, उनके कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप जवाब दें, तो ताकि वो भी संतोष उनके मन में हो जाए। एक प्रश्न है, हमारे एक शिक्षक हैं शशिधर उज्ज्वल जी, उन्होंने पूछा है, आचार्य, गुरु और शिक्षक दोनों शब्दों के मायने कितने बदल गए हैं? देखिए, आचार्य होते हैं जो अपने आचरण से शिक्षा देते हैं, और ये कक्षा में भी पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ प्रशासन भी संभालते थे गुरुकुल का।
गुरु आध्यात्मिक शब्दावली का हिस्सा है, जिसमें तम का नाश करने वाले को, यानी जो आत्मा से भी जो अंधकार है, जो अज्ञान का अंधकार है, उसको वह दूर करता है, उस व्यक्ति को गुरु कहते हैं। तो व्यक्ति आचार्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वह स्वयं श्रेष्ठ साधक होता है, और वह भी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपनी साधना से ज्ञान देता है अपने शिष्यों को। आचार्य के विद्यार्थी होते हैं और गुरु के शिष्य होते हैं। शिष्य संतति का हिस्सा है, यानी जैसे हमारे बच्चे हैं, बस डिफरेंस इतना है कि बच्चे हमारे होते हैं, वो हमारे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं, और वो हमारे आत्मिक बच्चे हैं, ठीक है ना। तो दोनों में यह फर्क होता है। और जो शिक्षक है वो एक विशेष विषय को पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है। तो दोनों में एक पोजिशनल डिफरेंस है। शिक्षक से शुरू करके लोग गुरु पद तक पहुंचते थे। गुरु के आगे भी पद होते हैं, तो जैसे उपाध्याय भी एक पद ही है, जैसे वेदी, द्विवेदी, तुर्वेदी, ये सब पद ही हैं। तो अब आज में ये जाति के रूप में जाति सूचक संज्ञाएं बन गई, वैसे ही पद ही होते थे शिक्षकों के। और इसके मायने बिल्कुल बदल गए। जो आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। हम में से कोई भी व्यक्ति त्याग करके अपना कार्य नहीं कर रहा। हम अपना कार्य मिलने वाले धन से आंकने लगे हैं, जबकि हम समाज से अपेक्षा करते हैं कि वो हमें धन से ऊपर स्थान दे। तो जब हम अपने लिए धन की बाउंड्रीज तोड़ देंगे तो हमारे मायने वही हो जाएंगे जो पूर्व में हुआ करते थे। जी, धन्यवाद गुरुजी। एक और सवाल है, डू टीचिंग नीड्स टू बी डन विथ फ्रीडम? ये मधु मैम का सवाल है। डू टीचिंग नीड्स टू बी डन विथ फ्रीडम? Yes, teaching cannot be formalized. Right. Impossible. Right. Because you have to talk to the student, which is not written anywhere that how to talk to a particular student. There cannot be any norm. Service norms are possible. Service norms are there. Service norms have to be there. But there is no norm of pedagogy. In fact, whatever I see and whatever I find, on the basis of that, I'm saying that no particular norm of pedagogy is possible, because every child is a different entity and we have to teach an entity. We do not have to teach a robot, and hence our pedagogy for every child will be different. So without the freedom, until unless a teacher feels the king of his own class, he is the king of his own class or the queen of his own class, he cannot or she cannot teach. She can teach the subject only under the surveillance of the cameras now, but he or she cannot act or cannot work like a teacher until unless full freedom is allotted to him or her. So without that freedom, it is impossible to be an effective teacher. बहुत ही अच्छा जवाब। मुझे उम्मीद है कि मैम के साथ साथ हम सब ये जान गए होंगे कि शिक्षक अगर बंध जाएंगे तो फिर शिक्षा अधूरी है। गुरुजी ने ये समझा ही दिया किस तरह। एक प्रश्न है संजय कुमार सर का कि गॉड और टीचर में, ईश्वर और शिक्षक में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। कार्य क्षेत्र का भी अंतर है जी। जो ईश्वर का कार्य है वो सर्वव्यापक है, omnipotent, omnipresent, omniscient। शिक्षक का कार्य क्षेत्र सीमित है, वह सर्वव्यापक नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। और दूसरी चीज है कि प्रारब्ध से लेकर भविष्य तक सब कुछ ईश्वरीय हाथ में है, शिक्षक के हाथ में वर्तमान है। तो दोनों में ये बहुत अंतर है, शक्तियों में भी, सामर्थ्य में भी। इसीलिए हम हमेशा एक सिमिली देते हैं कि वी आर द इनकार्नेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ लाइक अ टीचर, इफ वी आर अ टीचर, बट नॉट द गॉड इटसेल्फ। एब्सोल्युटली करेक्ट। गुरुजी, एक और प्रश्न है मनीष कुमार रॉय का। मैं पढ़ाना चाहता हूँ
पर मैं इस कार्य को प्रशासनिक कार्यों के साथ पूरे मनोयोग से नहीं कर पाता हूँ। यह मेरे लिए त्रासदपूर्ण और तनाव उत्पन्न करने वाला कार्य होता जा रहा है। कृपया सुझाव दें कि मैं अपने अंदर के शिक्षक को इन विरोधाभासी परिस्थितियों में कैसे जीवित या ऊर्जा युक्त बनाए रखूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, और ये हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ परेशानी है। जी, जी, जिनको आपने प्रशासनिक आपने बताए हुए थे। जी। जी, जिनको प्रशासनिक दायित्व मिले हुए हैं, उनके सामने तो ये विकराल समस्या है, और जिनको प्रशासनिक दायित्व नहीं है, जिनको घर सँभालने के दायित्व मिले हुए हैं, उनके सामने ये और भी विकराल समस्या है। जी, ऐसे में पढ़ना, पढ़ाना, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपना मूड चाहिए, अपना स्टाइल चाहिए। वो बैठा हुआ सोच रहा है, बस सोच रहा है। अब अचानक उस समय फ़ोन की घंटी बजती है और कहा जाता है कि आपने उतना पैसा उसे रिलीज़ कर दिया कि नहीं, तो उसका एकदम मानो सातवें आसमान से धड़ाक से गिरा हो। परेशानी तो होती ही है, जी, लेकिन फिर भी करना है। हमारे हमारे दिन में, दिनचर्या में एक समय ऐसा होता है, और ये हर व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग होता है। किसी के लिए वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, किसी के लिए वो उषा काल होता है, किसी के लिए प्रातः होता है, किसी के लिए संध्या, किसी के लिए रात्रि। लेकिन हर एक के दिन का कुछ एक समय ऐसा होता है जब वो 1-2 घंटे के लिए पूरी तरह एकाग्र कर सकता है अपने आप को। तो उस समय का हमें चयन करना होता है, जी, और उस समय पर यदि हम अध्ययन करना शुरू कर देंगे, तो हम पढ़ने-पढ़ाने वाली जो एक इच्छा है, प्रबल इच्छा है हमारी, जी, वो हम पूरी कर पाएँगे। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं इस जगत में, जो बहुत अ, तनावपूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। वह सेना के लोग थे, वह पुलिस के लोग थे, वो पॉलिटिक्स के लोग थे। बावजूद उसके वो किताबें लिख रहे थे, जबकि वो एकेडमिशियन नहीं है, फिर भी वो किताबें लिख रहे थे, वो थ्योरीज गढ़ रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमें थोड़ा-सा तनाव सहने की शक्ति बढ़ानी होगी, एक बात, और दूसरी चीज़ अपने लिए एक समय विशेष चुनना होगा, उस समय में हम पढ़ने-पढ़ाने का कार्य करें, तो दोनों ही चीज़ों में हम संतुलन रख पाएँगे। गुरुजी, एक खुशबू मैम है, उनका प्रश्न है, द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अचीव सैल्वेशन, स्वामी विवेकानंद। ये कहाँ तक सही है और ये कहाँ तक लोग कर पा रहे हैं? ये तो आपका मनपसंद प्रश्न है भी मेरे ख्याल से। जी, Guru ji, let's understand the meaning of salvation. राइट, Salvation का मतलब डेथ नहीं है, और लाइफ आफ्टर डेथ नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। Salvation का मतलब है to what extent did we work and worked satisfactorily. Salvation का अर्थ यह है कि मैंने कितने अच्छे काम किए, मैं कितना उपयोगी हुआ समाज के लिए। ये salvation का मतलब है। मोह का क्षरण means how much sacrifice could I make for my society. राइट, मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं है, ये तो बहुत गलत है। मृत्यु, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद फला जगह शरीर जलाने से मोक्ष होता है। मोक्ष तो आत्मा का होता है, शरीर का थोड़ी होता है। अब आत्मा निकल गई, उसके बाद तो वह शव है। अब उसे जलाएं, दफनाएं, उसको चीलों को खिला दें, जैसे पारसीज में होता है। जी, बहुत सारे ऐसे शव होते हैं जिनको कुछ भी नहीं प्राप्त होता, वो धीरे धीरे गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मोक्ष का जो अर्थ है वो ये है कि मैंने मेरे को जो दायित्व सौंपे गए थे कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते मेरे को जो सेवा मिली थी इस सृष्टि की, वो मैंने कितने किए, और कितना मेरा मोह का क्षरण होता गया, मैं अपने मोह को कितना छोड़ता चला गया, कितना मैं त्याग करता चला गया, कितनी कैपेबिलिटी मैंने अपनी बढ़ाई की, जिसमें मैं ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं, बल्कि मैंने जगत को समाहित किया। मीन्स इंक्लूजन, वी डू टॉक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, दिस इज व्हाट मोक्ष इज, कि मेरी पर्सनैलिटी कितनी इंक्लूसिव पर्सनैलिटी थी। ये सारी बातें जब हम अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो हमें सैल्वेशन प्राप्त होता है, और ये सही है, 100% सही है। और यही, जिसको सैल्वेशन मिल गया उसके कर्मों से, उसको स्वर्ग मिल जाता है। और जो सारी जिंदगी तो
इधर उधर के काम करता रहा और लास्ट में कहे कि मुझे मोक्ष के लिए मेरे मुंह में तुलसा जी दे दो, उससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, गंगा जी नहला दो, उससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है। तो स्वामी जी जिस सल्वेशन की बात करते हैं वो कर्म योग से आता है, जो बहुत जरूरी है। गुरुजी, एक बहुत छोटा सा प्रश्न मेरा भी है कि क्या गुरुओं ने या शिक्षकों ने शिष्य बनना छोड़ दिया है क्या? क्या वो शिष्य की भूमिका में नहीं आ पा रहे हैं क्या? Wonderful question. If we are not a good student, we cannot be a good teacher. If we are not good shishya, we cannot be a good guru. If we are not a good listener, we cannot be a good orator. Right. If we are not a good reader, we cannot be a good writer. तो ये तो है ही, हमें एक हायरार्किकल ऑर्डर होता है हर जगह, वह समाज का भी होता है, वो व्यक्तित्व का भी होता है। तो हमें डांट खाना भी आना चाहिए, तब हम डांटने के अधिकारी होंगे। हमें घंटों पढ़ना आना चाहिए, तब हम घंटों पढ़ा भी सकेंगे। यदि हम किसी दीपक से रोशनी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम दीपक बन के रोशनी दे भी नहीं सकेंगे। तो जब तक हम अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, और इसीलिए विद्यार्थी, मान लीजिए हम एक पद पे पहुंच जाते हैं तो हमारा स्टूडेंटशिप खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। वी आर स्टूडेंट्स फॉर द लाइफ, इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट रहा है हमारे यहाँ। तो हम पूरे जीवन सीखते चले जाते हैं, पूरे जीवन सीखते रहते हैं। इसीलिए जब हम अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, जिस दिन हम अच्छे विद्यार्थी बनते हैं उसके अगले दिन हम अपनी क्लास में उतने ही अच्छे टीचर बनते हैं। तो हम खूब पढ़ के जब जाते हैं, नोट्स बना के क्लास के लिए तैयार होके जाते हैं, तो क्लास लेते हैं, जम क्लास लेते हैं, और जब हम क्लास के बाहर आते हैं तो उस दिन हम किंग ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट बनना तो बहुत जरूरी है अच्छा टीचर बनने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं जितने भी आपको सुनने और देखने वाले हमारे जितने भी शिक्षक और जितने भी गार्जियन हैं, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बट मुझे पता है कि आपका एक एक सेकंड जो है वो बहुत कीमती है, और मैं माफी चाहूंगी बाकी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं कि प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि समय अभाव है। ऑब्वियसली गुरुजी ने हमें इतना समय दिया। गुरुजी, किन शब्दों में टीचर्स ऑफ बिहार और पूरे बिहार के तमाम शिक्षक आपका धन्यवाद करें? हमारे पास वो शब्द नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस शिक्षक और टीचर्स ऑफ बिहार के द्वितीय वर्षगांठ पे आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, और समय के साथ आपकी इतनी सारी बातें, आपने इतने सारे मन में जितने भी डाउट्स थे और अंदर में जो टीचर घुटते थे, आपने इतनी सारी अच्छी बातें और इतिहास 1857 से लेकर आज तक की स्थिति, और शिक्षक में क्या कमियां हैं और शिक्षक किस तरह क्रश हो रहे हैं, सारी बातें आपने करी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद टीचर्स ऑफ बिहार पे आपका आने के लिए गुरुजी। बहुत बहुत प्लेजर इज ऑल माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, और कभी भी आप में से कोई भी जब भी दिल्ली पधारे तो कृपा करके गाजियाबाद आश्रम जरूर पधारे, और सूचना रहेगी तो हम अच्छे से अभावगत भी कर पाएंगे। सब लोगों को मैं हृदय से निमंत्रण देता हूँ। बहुत 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 आभार गुरुजी।